14 अप्रैल 1912 की शाम को टाइटैनिक नाम का एक विशाल क्रूज लाइनर जो 882 फुट लंबा था, अटलांटिक महासागर में गोते मार रहा था। वो एक बहुत ही ठंडी ठिठुरन वाली रात थी। भले ही क्रू को इलाके में आइसबर्ग्स की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने जहाज की स्पीड कम नहीं की, बल्कि उन्होंने 22 नॉट्स की रफ्तार से भागना ठीक समझा। जब तक न रात 11:40 पर टाइटैनिक के स्टारबोर्ड साइड पर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। वो बेहतरीन जहाज एक विशाल आइसबर्ग से टकरा कर रुक गया। बर्फ का वो बड़ा टुकड़ा जहाज के बड़े हिस्से में 300 फुट का घाव कर गया था, जिससे पानी 7.1 टन प्रति सेकंड की रफ्तार से अंदर घुसने लगा। फिर भी जहाज पर सवार 2240 लोग चिंतित नहीं थे, क्योंकि कुछ महापुरुषों ने टाइटैनिक को कभी न डूबने वाला समुद्री जहाज घोषित कर दिया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक जहाज 4 कंपार्टमेंट्स टूटने पर भी तैरता रह सकता था, लेकिन इस बार 6 कंपार्टमेंट्स फट गए थे। अगर ये सुनकर ज्यादा बुरा नहीं लगा तो बता दूं, टाइटैनिक पर सिर्फ 20 लाइफ बोट्स थीं, जो कि 1178 लोगों को ले जा सकती थीं। मतलब मुश्किल से टाइटैनिक जहाज में बैठे आधे लोगों को। लेकिन हकीकत बात यह है कि टाइटैनिक के ओरिजिनल डिजाइन में 64 लाइफ बोट्स थीं, जो जहाज पर सवार सभी यात्रियों को ले जा सकते थे। लेकिन जहाज के मालिकों ने संख्या घटा दी, क्योंकि उन्हें लगा ज्यादा लाइफ बोट्स जहाज को गंदा कर देंगी और फर्स्ट क्लास यात्रियों का नजारा खराब कर देंगी। अगर ये लापरवाही आपको काफी नहीं लग रही तो बता दूं कि जो 20 लाइफ बोट्स थीं वो भी ठीक से नहीं भरी गईं। ऑफिसर्स को पता ही नहीं था कि लाइफ बोट्स में सुरक्षित कितने लोग बैठ सकते हैं, तो उन्होंने सावधानी बरतते हुए कम लोग बैठाए, जिससे कम से कम 500 और जाने गईं। जो जहाज के साथ नहीं डूबे वो ठंडे पानी में डूब गए। ठंडे अटलांटिक में अचानक डूबना कई लोगों के लिए जानलेवा साबित हुआ। मतलब 15 मिनट में कार्डियक अरेस्ट या हाइपोथर्मिया से गुजर गए लोग। डरावने तरीके से सिर्फ 712 या जहाज पर सवार सिर्फ 32% लोग ही डूबने से बचे। और फिर टाइटैनिक का अंत बहुत ही विनाशकारी था। लेकिन इतिहास में कुछ मशहूर जहाजी हादसे इससे कहीं ज्यादा विनाशकारी निकले हैं। क्या आप तैयार हैं? आइए मेरे साथ आज हम नीचे गोता लगाकर कुछ ऐसे जहाजी हादसों को खोजते हैं जो टाइटैनिक से भी ज्यादा बदतर हालत में थे। SS कियांग्या। 1948 के आखिरी दिनों में चीन में एक जबरदस्त गृह युद्ध छिड़ा हुआ था, जहां कम्युनिस्ट ताकतें देश के बड़े हिस्सों पर कब्जा करने लगी थीं। इसकी वजह से हजारों लोग नेशनलिस्टों के गढ़ शंघाई से भाग गए और बाहर खड़े हो गए। इससे पहले कि कम्युनिस्ट वहां पहुंच जाते, उनका मसीहा SS कियांग्याह की एंट्री हुई। 4 दिसंबर 1948 को यह जहाज निकला, जिसमें आधिकारिक तौर पर 2150 शरणार्थी सवार थे, यानी उसकी क्षमता से लगभग 2 गुना। लेकिन असल में और भी कई लोग इस जहाज के स्टीमर पर ठूंस ठूंस कर चढ़ गए थे। इससे पहले कि ये डॉक से रवाना हो, मैं आपको बता दूं, शुरू में इस भरे लदे जहाज पर सब कुछ जितना हो सकता था उतना ठीक चला। लेकिन शंघाई से 50 मील दक्षिण में हुआंगपो नदी के मुहाने पर अचानक हादसा हो गया। दरअसल स्टीमशिप के पीछे के हिस्से में अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। इसका सभी को शक था कि वो दूसरी विश्व युद्ध से बचा हुआ जापानी नौसेना का माइन था। नदी की उथली गहराई की वजह से जहाज पूरी तरह डूबा नहीं। उसका ढांचा नदी के तल पर सीधा टिक गया और ऊपरी डेक का जो हिस्सा बचा था वो पानी के ऊपर रह गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जो लोग धमाके से बच गए थे उनकी जल्दी मौत हो गई, क्योंकि पानी जहाज के बाकी हिस्सों में भर गया। सबसे बुरी बात यह है कि रेडियो रूम जो निचले डेक पर था वो भी पानी में डूब गया, जिससे डिस्ट्रेस कॉल करने से पहले ही वो बेकार हो गया। 3 घंटे बाद बचे हुए लोगों ने जो डिस्ट्रेस प्लेयर्स छोड़े वो किसी ने देख लिए। कई छोटी नावें बचाव के लिए आईं, लेकिन तब तक बहुत कम लोग बच पाए। चाहे धमाके ने जान ली या जहाज के डूबने से या फिर हाइपोथर्मिया ने, SS कियांग्या हादसे में टाइटैनिक से लगभग 3 गुना ज्यादा लोग मारे गए। कुल मिलाकर लगभग 3920 लोग मर गए, जिसने कियांग्या को चीन के इतिहास का सबसे भयानक समुद्री हादसा बना दिया। डोना पाज। दिसंबर 1987 में फिलीपींस में लोग छुट्टियों के लिए घर जाने की खुशी में MV डोना पाज फेरी पर चढ़ने के लिए टूट पड़े। इस 305 फुट लंबी फेरी से 1518 यात्रियों को ले जाने की इजाजत थी, लेकिन रिश्वतखोर अफसरों ने लगभग 4400 लोगों को इस जहाज पर चढ़ने दिया। 20 दिसंबर की सुबह 6:30 बजे डोना पाज ने लेयते द्वीप से रवाना होकर अगले दिन सुबह 4 बजे मनीला पहुंचने की उम्मीद की थी। भले ही हालात इतने तंग थे कि सांस लेना मुश्किल था, लेकिन फिर भी सफर ठीक ठाक चल रहा था। जैसी रात हुई ज्यादातर यात्री सो गए, लेकिन जल्दी उनकी नींद टूटने वाली थी। रात 10:30 बजे के आसपास डोना पाज का एक और जहाज MT वेक्टर से टक्कर हो गई।
मौसम बिल्कुल साफ था और समुद्र शांत था, लेकिन फिर भी दोनों जहाजों ने एक दूसरे की मौजूदगी का कोई संकेत नहीं दिया। बाद में पता चला कि डोना पास का कैप्टन तो फिल्म देख रहा था और बाकी ऑफिसर क्रू अपने क्वार्टर्स में बियर पी रहे थे। ऊपर से दोनों जहाजों का रेडियो काम नहीं कर रहा था। ये बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि एमटी वेक्टर कोई साधारण जहाज नहीं, बल्कि 170 फुट लंबा एक ऑयल टैंकर था जो 1000 टन से ज्यादा गैसोलीन प्रोडक्ट्स लेकर जा रहा था। जैसे दोनों जहाज टकराए, एमटी वेक्टर का माल आग पकड़ गया, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और आग तेजी से डोना पास तक फैल गई। कई लोग शुरुआती धमाके में मर गए, लेकिन जो उससे बच गए उनके लिए भी हालात अच्छे नहीं थे। तेल से भरा पानी धमाके की आग से वो जहाज जल रहा था। सबसे बुरी बात यह कि डोना पास पर लाइफ जैकेट्स केबिन्स में ताले लगाकर रखे गए थे और जहाज पर ढंग से सेफ्टी ड्रिल्स भी नहीं हुए थे। जो लोग जलते समुद्र में कूदे उनका हाल और बुरा हो गया। आग और धुएं ने कईयों की जान ले ली, जबकि बाकी लोग डूब गए। रात के ठंडे पानी में हाइपोथर्मिया से मर गए। बचाव करने वाली नावों को आने में 8 घंटे लग गए और तब तक सिर्फ 26 लोग ही बचे थे, 24 यात्री और 2 क्रू मेंबर्स। अनुमान है कि 4385 लोग मर गए थे, जिसने डोना पास हादसे का इतिहास में सबसे जानलेवा समुद्री हादसों में से उसको एक बनाया, जो टाइटैनिक के मृतकों की संख्या को भी पीछे छोड़ गया। हे भगवान। एमवी विल्हेम गुस्टलोफ जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पे था और सोवियत फौजें पश्चिम की ओर बढ़ रही थीं, जर्मनी ने ऑपरेशन हैनिबल शुरू किया। ये एक नौसैनिक निकासी योजना थी, जिसके तहत जर्मन सैनिकों और नागरिकों को पूर्वी यूरोप से वापस जर्मनी लाया जा रहा था। जनवरी 1945 तक लाखों जर्मन शरणार्थी पोलैंड के आधुनिक गिडनिया बंदरगाह पर उमड़ पड़े, उम्मीद में कि उन्हें विल्हेम गुस्टलोफ पर जगह मिल जाए। ये था 684 फुट लंबा एक विशाल सैन्य परिवहन जहाज। 30 जनवरी को यह जहाज उत्तरी जर्मनी के लिए रवाना हुआ। इसकी क्षमता थी 1465 लोगों की, लेकिन उस दिन ये ले जा रहा था, रुक जाओ, ये सही नहीं हो सकता, 10,000। हे भगवान। सभी सूत्रों का कहना है कि जहाज पर लगभग 10,000 यात्री सवार थे, यानी इसकी क्षमता से 6.5 गुना ज्यादा। लेकिन जहाज पर सवार किसी को नहीं पता था कि एक S-13 सोवियत पनडुब्बी पानी के नीचे उसका पीछा कर रही थी। उस रात 9 बजे पनडुब्बी ने 3 टॉर्पीडो दागे, जो विल्हेम गुस्टलोफ के पीछे, आगे और बीच में जाके लगे। जो लोग शुरुआती धमाकों से बच गए वो पानी से बचने के लिए डेक पर भागे, लेकिन ज्यादातर लाइफ बोट्स जहाज के किनारे पर जमी हुई थी। अगर ये नरक जैसा नहीं था तो सुनो। विल्हेम गुस्टलोफ जल्दी ही एक तरफ झुकने लगा, पोर्ट साइड की ओर डूबने लगा, जिससे स्टार बोर्ड साइड की लाइफ बोट्स तक पहुंचना नामुमकिन हो गया। आखिर में सिर्फ 9 लाइफ बोट्स ही उतारी जा सकी, इससे पहले कि जहाज डूब जाता। बाकी बचे लोग बर्फीले बाल्टिक सागर में कूद गए। बहुत अफसोस की बात है कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहे। पानी का तापमान 39 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे था, यानी कुछ ही मिनटों में वो बेहोश हो गए। जो खुशकिस्मत लोग लाइफ बोट में चढ़ पाए उन्हें बचाव नावों ने उठा लिया, लेकिन यार ऐसे बहुत कम लोग थे। जब बचाव के प्रयास बंद हुए तब तक लगभग सिर्फ 1200 लोग ही बचे थे। दुख की बात है, विल्हेम गुस्टलोफ में टाइटैनिक से लगभग 6 गुना ज्यादा लोग मारे गए, मतलब करीब 9000 यात्री बाल्टिक सागर में अपनी जान गंवा बैठे। दोस्तों, ये वाकई एक जबरदस्त जहाजी हादसा था। ले जूला। सितंबर 2002 में ले जूला एक 260 फुट लंबी छोटी सी फेरी अफ्रीका के दक्षिणी सेनेगल के जिगिनचोर बंदरगाह से राजधानी डकार की ओर रवाना हुई। आमतौर पर ले जूला 300 मील का सफर हफ्ते में 2 बार तय करती थी, लेकिन सिर्फ 2002 तक। उसके बाद इस जहाज की कभी सर्विस नहीं हो पाई, क्योंकि इसके पोर्ट साइज्ड इंजन की मरम्मत चल रही थी। 2002 के अंत तक ले जूला सर्विस में वापस आया, लेकिन अब यह हफ्ते में सिर्फ 1 बार सफर कर सकता था, ताकि नया पोर्ट इंजन ठीक से सेट हो जाए। लेकिन इस 1 हफ्ते के सफर की वजह से टिकटों की डिमांड आसमान छू रही थी। 26 सितंबर को जब ले जूला फिर से रवाना हुआ, उसमें 1863 यात्री सवार थे, मतलब कि उसकी 580 लोगों की क्षमता से 3 गुना ज्यादा। जहाज इतना भरा हुआ था कि लोग कहते हैं कि वो बंदरगाह छोड़ते वक्त ही एक तरफ झुका हुआ था। फिर भी जहाज पर माहौल काफी अच्छा था, लेकिन रात 11 बजे जब ले जूला अपने सफर के बीच एक तूफान में फंस गया, सब कुछ बदल गया। आमतौर पर वो इस मौसम को झेल लेता, लेकिन जहाज ऊपर से इतना भारी था कि कई यात्री ऊपर डेक पर सो रहे थे। तूफान में घुसते ही सिर्फ 5 मिनट के बाद ले जूला पलट गया और उसका तल पानी की सतह से ऊपर आ गया। कई लोग शुरुआती पलटने से बच गए, लेकिन डरावने तरीके से वो उल्टे जहाज में छोटे छोटे हवा के गुहालों में फंस गए। और दुख की बात यह है कि कोई मदद करने वाला नहीं था। क्रू इतनी जल्दी जहाज के पलटने से हैरान था कि कोई रेस्क्यू मैसेज ही नहीं भेज पाया।
आखिर में एक बचे हुए यात्री ने आसमान में फ्लेयर्स छोड़े, तभी छोटी मछली पकड़ने वाली नावें मदद के लिए आईं। इन नावों ने कुछ लोगों को पानी से निकाला, लेकिन सरकारी रेस्क्यू टीमें अगली सुबह तक भी मौके तक नहीं पहुंची और जब वो आए तब भी वो उल्टे जहाज में फंसे लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाए। ले जूला के पलटने के 16 घंटे बाद वो पूरी तरह से डूब गया। भाई लोग, अफसोस की बात यह है कि ले जूला 1863 यात्रियों में से सिर्फ 64 लोग ही अफ्रीका के सबसे जानलेवा जहाजी हादसे की कहानी बता पाए। SS ईस्टलैंड। टाइटैनिक हादसे के बाद समुद्र में सफर करने वालों की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाए गए। मिसाल के तौर पर 1915 में फेडरल सीमेंस एक्ट पास हुआ, जिसके तहत पैसेंजर जहाजों को ज्यादा लाइफ बोट्स रखने की जरूरत थी। ऐसा ही एक जहाज था SS स्टेटलैंड, एक 265 फीट लंबा पैसेंजर जहाज जिसे ग्रेट लेग्स की स्पीड क्वीन कहा जाता था। लेकिन ये जहाज जितना तेज और स्टाइलिश था उतना ही अनुपयोगी भी था, क्योंकि ये ऊपर से भारी और अस्थिर था। मजे की बात यह है कि फेडरल सीमेंस एक्ट ने स्टेटलैंड की स्थिरता को और बिगाड़ दिया। जहाज को पहले 6 लाइफ बोट्स के लिए डिजाइन किया गया था, लेकिन अब इसमें 11 लाइफ बोट्स, 37 लाइफ राफ्ट्स और लगभग 2500 लाइफ जैकेट्स थे, जिनमें से ज्यादातर ऊपरी डेक पर रखे थे। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी थी कि पहले से ही डगमगाते जहाज पर इतना अतिरिक्त वजन डालना इसे पलटने की वजह बन सकता है। और जैसा डर था वैसा ही हुआ। 24 जुलाई 1915 की उस मनहूस सुबह स्टेटलैंड शिकागो की नदी के किनारे एक डॉक से बंधा था और कुछ इलेक्ट्रॉन ट्यूब कंपनियों के कर्मचारी उसमें चढ़ रहे थे, जो वर्क पिकनिक के लिए जा रहे थे। सुबह 6:41 पे जब जहाज अभी भी डॉक से बंधा था, ये स्टारबोर्ड साइड की ओर झुकने लगा। घबराए हुए क्रू ने जहाज को संतुलित करने के लिए बैलास्ट टैंक में पानी भरना शुरू किया। भले ही जहाज कुछ देर के लिए ठीक हुआ, लेकिन जल्दी ही ये पोर्ट साइड की ओर झुकने लगा और 25 डिग्री तक नीचे चला गया। बस कुछ मिनटों में जहाज पूरी तरह से एक तरफ पलट गया। ऊपरी डेक पर मौजूद लोग स्टारबोर्ड रेलिंग पर चढ़कर जहाज के ढांचे पर चलते हुए सुरक्षित निकल गए, जबकि कुछ लोग पानी में कूद गए। लेकिन नीचे डेक पर मौजूद लोग इतने खुशकिस्मत नहीं थे। कुछ लोग भारी फर्नीचर के नीचे दब गए जो डेक पर फिसल रहा था, और पानी इतनी तेजी से जहाज के अंदर भर गया कि कुछ लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। जहाज पर सवार 2500 लोगों में से 844 यात्री और क्रू दुखद रूप से मर गए, और वो भी किनारे से बस कुछ फीट दूर, जिसने स्टेटलैंड को इतिहास के सबसे ब्रूटल जहाजी हादसों में से एक बनाया। भाई लोग, कौन सोच सकता है कि लाइफ बोट्स इतनी जानलेवा हो सकती। सफेद जहाज। स्टेटलैंड हादसे के 800 साल पहले सफेद जहाज, जो एक वाइकिंग लॉन्गशिप जैसा दिखता था, इंग्लिश चैनल पार करके फ्रांस से इंग्लैंड की ओर रवाना हुआ, जिसमें इंग्लिश रईस लोग सवार थे। जहाज का कैप्टन थॉमस फिट्जस्टीफन ने अपना जहाज इंग्लैंड के राजा हेनरी द फर्स्ट को ऑफर किया, लेकिन राजा ने पहले से दूसरा इंतजाम कर लिया था। मतलब इसके बजाय राजा ने अपने दल को, जिसमें उनका उत्तराधिकारी विलियम एडलिन शामिल था, सफेद जहाज पर चढ़ने की इजाजत दे दी। चैनल के उछलते पानी को पार करते वक्त जहाज पर मौजूद उत्साही लोग इतने जोश में थे कि उन्होंने फिट्जस्टीफन को राजा के जहाज को पीछे छोड़ने का ऑर्डर दे दिया। सच्चाई तो यह है, सफेद जहाज काफी तेज था और अपनी कैटेगरी में सबसे शानदार माना जाता था, जिससे कैप्टन और क्रू को पूरा भरोसा था कि वो इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। लेकिन ये कॉन्फिडेंस ज्यादा देर तक नहीं टिका। रात के अंधेरे में चैनल को तेजी से पार करते वक्त सफेद जहाज का पोर्ट साइड नॉर्मंडी के बारफ्लूर तट के पास एक चट्टान से उसका टकराना हुआ और जहाज पलट गया। इसके लगभग 300 क्रू में से सिर्फ एक को छोड़कर बाकी सब चैनल की गहराइयों में डूब गए। उनमें से एक था विलियम एडलिन। जी हाँ, वही इंग्लैंड के तख्त का उत्तराधिकारी। एडलिन की मौत राजा के लिए सिर्फ व्यक्तिगत त्रासदी नहीं थी, बल्कि इसने उनके राज्य में हाहाकार मचा दिया। 15 दिन बाद जब हेनरी की मृत्यु हुई तो सही उत्तराधिकारी न होने से गृह युद्ध छिड़ गया, क्योंकि कई लोग ताकत के दम पर तख्त हथियाने की कोशिश करने लगे। उस जमाने के इतिहासकार बताते हैं कि युद्ध में मरे लोगों के अलावा उस अशांति की वजह से हजारों लोग भूख से मर गए। यार सोचो, अगर कुछ रईस लोग ये ना सोचते कि वो नीड फॉर स्पीड खेल रहे हैं तो ये सब टाला जा सकता था। वैसे आपको पता है और क्या गैर जिम्मेदाराना है? नीचे लाइक और सब्सक्राइब बटन को ना दबाना, बशर्ते आपको ऐसी ऐतिहासिक वीडियोस देखने का शौक ना हो गया? बहुत बढ़िया। अब बताओ अगला कौन सा हैरान करने वाला जहाजी हादसा है? चलो देखते हैं। SS सेंट्रल अमेरिका। 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका को सोने का बुखार चढ़ा हुआ था। खासतौर पर कैलिफोर्निया गोल्ड रश ने खनिकों को पश्चिमी तट की ओर खींच लिया, जो कीमती धातु की तलाश में थे। और जब
बात इस चमचमाते सामान को ले जाने की आती थी तो स्टीम शिप्स की ही पहली पसंद थी, जैसे कि 278 फुट लंबा जहाज SS सेंट्रल अमेरिका। 3 सितंबर 1857 को ये भारी भरकम जहाज, जिसमें 9 टन से ज्यादा सोना लदा था, पनामा के कोलन बंदरगाह से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ, जो 4 साल में उसका 44वां राउंड ट्रिप था। 6 दिन के बाद कैरोलिनास के तट पर चलते वक्त ये स्टीम शिप एक तूफान में फंस गया। 105 मील प्रति घंटे की रफ्तार वाली हवाओं और खतरनाक लहरों ने इसके पाल फाड़ दिए और देखते ही देखते जहाज में पानी घुसने लगा। 11 सितंबर तक जहाज का बॉयलर फेल हो गया और बिना पावर के सेंट्रल अमेरिका जहाज तूफान के रहमो करम पर रुक गया। आखिरी कोशिश में जहाज के कैप्टन विलियम हर्डन ने अमेरिकी झंडा उल्टा लटका दिया, जो डिस्ट्रेस सिग्नल था, लेकिन फिर भी कोई जहाज मदद के लिए नहीं आया। खुशकिस्मती से आखिरकार 2 जहाज दिखे और 153 लोग लाइफ बोट्स में उन तक पहुंच गए। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर पुरुषों ने सेंट्रल अमेरिकी जहाज पर रुकने का फैसला किया, ताकि जहाज और उसकी कीमत सोने को बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर सकें। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कोई रेस्क्यू करने नहीं आया और 12 सितंबर को रात 8 बजे के आसपास सेंट्रल अमेरिकी जहाज डूब गया और 425 लोगों को अपने साथ ले गया। हे भगवान, कितना दिल दहला देने वाला हादसा था। लेकिन इस हादसे का दुख सिर्फ जानों का नुकसान नहीं था। जहाज पर लदा सोना आज के हिसाब से $300 मिलियन के बराबर था। इस नुकसान की खबर इतनी भयानक फैल गई कि निवेशकों में हड़कंप मच गया, जिससे 1857 का पैनिक शुरू हुआ, जो दुनिया का पहला आर्थिक संकट था। अरे यार, ऐसे सेंट्रल अमेरिकी जहाज का हादसा तो वाकई जमीन हिला देने वाला था। सुल्ताना। ऐसे सेंट्रल अमेरिका हादसे के 8 साल के बाद अमेरिका को एक और समुद्री त्रासदी का सामना करना पड़ा। अप्रैल 1865 में अमेरिकी गृहयुद्ध खत्म होने के बाद विक्सबर्ग, मिसिसिपी में कैद किए गए यूनियन सैनिकों को जब रिहाई मिली तो वो घर लौटने की खुशी में झूम उठे। ये लोग बड़े उत्साह से सुल्ताना पर चढ़े, जो 260 फुट लंबा एक लकड़ी का स्टीम शिप था, जिसमें 375 यात्रियों की जगह थी। लेकिन सरकार हर सैनिक के ट्रांसपोर्ट के लिए $2.75 दे रही थी, जो आज के हिसाब से लगभग $51 बनता है। इस लालच में जहाज के कैप्टन जे कैस मेसन ने 2400 लोगों को ठूंस दिया, यानी जहाज की क्षमता से 6 गुना ज्यादा। लेकिन तंग हालात ही सुल्ताना की इकलौती समस्या नहीं थी। जब जहाज विक्सबर्ग में रुका, मेसन को पता था कि इस पुराने स्टीम शिप का बॉयलर खराब है। फिर भी सरकार के मोटे कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के लिए उसने रिश्ते बॉयलर को बस पेश कर दिया, बजाय इसके कि जहाज की ढंग से मरम्मत करवाई जाए। खराब बॉयलर और भरा हुआ जहाज, यार ये बिल्कुल सुरक्षित जोड़ी नहीं है ना। खैर, 27 अप्रैल की सुबह विक्सबर्ग से निकलने के 3 दिन के बाद सुल्ताना में अचानक धमाका हो गया। कईयों को शक था कि कन्फेडरेट सैनिकों ने जहाज को तोड़ फोड़ दिया, लेकिन असल में वो खराब बॉयलर राजमिस्त्री को परेशान करने फिर से आया। भीड़ की वजह से, मतलब लोड की वजह से, नए पैच किए बॉयलर पर बहुत ज्यादा दबाव पड़ा और वो फट गया, जिसने स्टीम शिप का बीच का हिस्सा उड़ा दिया। और सबसे बुरी बात यह है कि इसकी लकड़ी की बनावट की वजह से जहाज में बेकाबू आग फैल गई। कई लोग धमाके में तुरंत मर गए, जबकि कुछ लोग भारी डेक के ढहने से फंस गए। बाकी लोग नींद से जागे तो देखा कि वो हवा में उड़ रहे हैं और बस फिर ठंडी मिसिसिपी नदी में जा गिरे। जो लोग खुशकिस्मत थे वो जहाज के टुकड़ों पर तैरते हुए किनारे तक पहुंचे या फिर रेस्क्यू हो गए। लेकिन अफसोस की बात है कि बचने वाले लोग बहुत कम थे। लगभग 2300 यात्रियों में से सिर्फ 700 के आसपास ही बचे, यानी हर 100 यात्रियों में से सिर्फ 30 लोग ही इस हादसे की कहानी बता पाए और कैप्टन मेसन उनमें से नहीं था। लगता है उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ गई। कोस्टा कॉनकॉर्डिया। बात अगर नाकारा कैप्टन्स की हो ही रही है तो आओ मिलते हैं फ्रांसिस्को स्केटिनी से। जनवरी 2012 में वो कोस्टा कॉनकॉर्डिया का जिम्मा संभाल रहे थे, जो एक 952 फुट लंबा विशाल क्रूज शिप था, जो भूमध्य सागर में तैर रहा था। इस पर 4229 मस्त यात्री सवार थे, लेकिन उनकी खुशी जल्दी खौफ में बदल गई। स्केटिनो ने जिद पकड़ ली कि जहाज को किनारे के करीब ले जाया जाए, ताकि वो जमीन पर खड़े लोगों को सैल्यूट कर सके, और वो भी रात के अंधेरे में, जब तक कि इलाका ठीक से दिखाई ना दे रहा हो। और जहाज 15.5 नॉट्स की तेज रफ्तार से चल रहा था। अगर ये गैर जिम्मेदारी आपको कम लगी तो सुनो। बाद में पता चला कि स्केटिनो शायद ये स्टंट उस औरत को इम्प्रेस करने के लिए कर रहा था जिसने उसके साथ चक्कर चला रखा था, और वो भी जहाज पर मौजूद थी। यार हैरानी की बात है कि ये जहाज पानी के नीचे की चट्टान से टकरा गया, जिसने जहाज के एक साइड में पानी की लाइन के नीचे 174 फुट का घाव कर दिया। जैसे कोस्टा कॉनकॉर्डिया में पानी घुसने लगा, ये स्टारबोर्ड साइड की ओर झुकने लग गया। यार ये कोई पहला जहाज नहीं था जो एक तरफ झुका हो, पर बता दूं, इतनी बेवकूफी की वजह से शायद ही कोई समुद्री जहाज पलटा हो। अब आप सोच रहे होंगे कि स्केटिनो ने कुछ तो सुधार करने की कोशिश की होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किया। उसने तुरंत इटालियन सर्च एंड रेस्क्यू अथॉरिटी को हादसे की खबर नहीं दी, बल्कि मामले को हल्का करने की कोशिश की। आखिर में टक्कर के 1 घंटे के बाद क्रू ने जहाज खाली करना शुरू कर दिया। तब तक कोस्टा कॉनकॉर्डिया पहले से झुक चुका था।
और स्कैटनो भाई किधर गया? यार वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सच बताऊं तो वो सबसे पहले लाइफ बोट में जा बैठा। उसका कहना था कि जहाज के झुकने की वजह से वो गिर के लाइफ बोट में गिर गया। यार ये तो हद ही हो गई। 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कोस्टा कॉनकोर्डिया की निकासी पूरी हुई, लेकिन तब तक क्रूज शिप आधा डूब गया था। शर्म की बात यह है कि सब लोग किनारे तक नहीं पहुंच पाए। कोस्टा कॉनकोर्डिया हादसे में 32 लोगों की जान चली गई। इस हादसे को टाल सकने वाले हादसे की वजह से स्कैटिनो को 16 साल की सजा मिली, जो बिल्कुल ठीक थी। क्रूज लाइन ने यात्रियों और क्रू को $91 मिलियन का मुआवजा दिया। अगर हम इसकी तुलना करें तो ये रकम टाइटैनिक जहाज को डुबाने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन द्वारा दिए गए मुआवजे से लगभग 5 गुना ज्यादा है। कोस्टा कॉनकोर्डिया, अरे यार इसे तो बहुत ही कीमती कॉस्टली कॉनकोर्डिया बोलना चाहिए मेरे भाई, है ना। SS राजकुमारी एलिस। लंदन की टेम्स नदी का नाम सुनते ही मशहूर जगहों की तस्वीरें आंखों के सामने आती हैं, जैसे बिग बेन, टावर ब्रिज और लंदन आए। लेकिन क्या आपको इस नदी का एक गहरा छिपा हुआ राज पता है? सितंबर 1878 की बात है। प्रिंसेस एलिस नाम का एक स्टीमर जहाज था। उस पर कुछ यात्री सवार थे। वो लोग कैंट नाम की जगह शिरनेस से दिन भर चल के टेम्स की बंदरगाह से वापस लौट रहे थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। तभी नीचे की ओर से एक कार्गो जहाज SS बाइविल कैसल दिखाई दिया। पहले तो किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही दोनों जहाज पास आए हड़कंप मच गया। 890 टन वाइवेल कैसल राजकुमारी एलिस के सामने एक राक्षस जैसा था, और दोनों में से किसी के पास इतनी फुर्ती नहीं थी कि वो समय रहते एक दूसरे से बच जाएं। जहाज के कैप्टन विलियम ग्रिनस्टेड ने जहाज को मोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन बाइवेल कैसल ने राजकुमारी एलिस के बीचों बीच टक्कर मार दी, जिससे वो 2 टुकड़ों में बट गया और मिनटों में ही डूब गया। भली नदी सिर्फ 1/3 मील चौड़ी थी, लेकिन यात्रियों को तैरना नहीं आता था। और सबसे बुरी बात यह है कि औरतों ने जो लंबे भारी गाउन पहने थे, उनसे तैरना लगभग नामुमकिन था। लेकिन इस हादसे को इतना भयानक बनाने वाली चीज थी वो गंदा पानी जिसमें लोग डूबे, क्योंकि टक्कर ठीक लंदन के सीवेज पाइपिंग स्टेशन के पास हुई। दिन में 2 बार टेम्स के इस हिस्से में 90 मिलियन गैलन सीवेज और कचरा डाला जाता था। और मजे की बात यह है कि आखिरी मल का डिस्चार्ज हादसे से बस 1 घंटे पहले हुआ था। पानी गंदगी से उबल रहा था और उसकी बदबू तो बर्दाश्त के बाहर थी। बहुत दुख से कहना पड़ रहा है कि जहाज पर सवार लगभग 700 लोगों में से सिर्फ 130 लोग इस भयानक हादसे से बच पाए। लेकिन बचे हुए लोगों की संख्या और कम हो गई, क्योंकि कई लोग जो शुरू में बच गए थे वो उस गंदे पानी को निगलने की वजह से कुछ दिन बाद मर गए। अरे यार ये तो हर तरह से बर्बादी थी। दी एक्सप्रेस। राजकुमारी एलिस के गंदे अंत से 58 साल पहले एक व्हेलिंग जहाज द एसेक्स दक्षिणी प्रशांत महासागर में गोते मार रहा था। क्रूज स्पर्म व्हेल्स के पीछे था, जिनकी चर्बी और मोम जैसा तेल बहुत ही कीमती था। 20 नवंबर 1820 को जहाज का कैप्टन जॉर्ज पोलार्ड क्रू के साथ बोट्स पर निकला, एक झुंड का पीछा करने। इस बीच बाकी क्रू एक्सिस पर ही रहा, कुछ मरम्मत का काम करते हुए। दूर से उन्हें एक विशाल स्पर्म व्हेल दिखाई दी, लगभग 85 फुट लंबी, जो पानी की सतह के ठीक नीचे थी और जहाज की ओर मुंह करके तैर रही थी। अचानक वो विशाल समुद्री जीव सीधा एक्सिस की ओर बढ़ा और जोर से टक्कर मार दी। क्रू को संभलने का मौका भी नहीं मिला कि वो व्हेल पर फिर से दिखें, लेकिन इस बार और तेज रफ्तार से उनकी ओर आती हुई नजर आई और शैतानी व्हेल ने फिर से हमला किया, जहाज के अगले हिस्से को कुचल दिया और फिर हमेशा के लिए गायब हो गई। लेकिन नुकसान तो हो चुका था। पानी इतनी तेजी से जहाज में घुसा कि क्रू के पास सिर्फ बची हुई व्हेल बोट्स उतारने का और उनमें नेविगेशन उपकरण, ब्रेड और पानी भरने का सिर्फ वक्त मिला। इससे पहले कि एसेक्स गहरे नील समुद्र में डूब जाए, सभी 20 क्रू मेंबर्स जिंदा निकले। लेकिन दिक्कत यह थी कि वो प्रशांत महासागर के बीच में थे, जमीन से सैकड़ों मील दूर, और उनके पास सिर्फ व्हेल बोट्स थीं। पोलार्ड मार्क्वेस द्वीपों की ओर जाना चाहता था, जो उनके नक्शे में सबसे नजदीकी जमीन थी, लेकिन बाकी लोगों को यकीन था कि वहां नरभक्षी रहते हैं। इसके बजाय वो दक्षिण की ओर निकले, इस उम्मीद में कि कोई दूसरा जहाज उनको देख लेगा। महीनों बीत गए, न जमीन दिखाई दी न कोई जहाज। अब तक जो लोग जिंदा थे उनके पास खाने पीने का सामान खत्म हो गया था, तो उन्होंने अपने पास मौजूद इकलौते खाने की ओर रुख किया। अपने साथी क्रू मेंबर्स करीब 3 महीने समुद्र में बिताने के बाद खारे पानी, ब्रेड और यार एक दूसरे को खाकर जिंदा हुए 2 व्हेल बोट्स को गुजरते जहाजों ने देख लिया। कुल मिलाकर 20 लोगों के क्रू में से सिर्फ 8 लोग महीनों तक समुद्र में रहने के बाद बच पाए। एक ऐसा अनुभव जो उन्हें जिंदगी भर सताता रहेगा। भले ही इतिहास का सबसे जानलेवा जहाजी हादसा ना हो, लेकिन एसेक्स निश्चित रूप से सबसे भयानक हादसों में से एक है। ये तो पक्का है कि उन नाविकों ने व्हेल के साथ मजे नहीं किए। USS इंडियानापोलिस।
जुलाई 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने की कगार पे था, यूएसएस इंडियानापोलिस एक भारी भरकम क्रूजर उसी प्रशांत महासागर में लेते गल्फ की ओर रवाना हुआ, जहां एसेक्स डूबा था। ये 610 फुट लंबा जहाज अपनी यात्रा का आधा हिस्सा पूरा कर चुका था, जिसमें 1195 नाविक और मरीन सवार थे। तभी अचानक एक धमाका हुआ। एक जापानी पनडुब्बी के इंडियानापोलिस के स्टारबोर्ड साइड में एक फ्यूल टैंक्स के नीचे 2 टॉर्पीडो दागे गए, जिससे एक जोरदार धमाका हुआ और जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया। यह जहाज सिर्फ 12 मिनट में डूब गया, जिसमें 300 लोग इसके अंदर फंस गए थे। लेकिन यकीन मानो, वो फिर भी खुशकिस्मत थे। कम लाइफ बोट्स और लाइफ जैकेट्स की वजह से शुरू के 900 बचे लोग प्रशांत महासागर के बीच में बहते रह गए। कुछ बचे लोग जहाज के फटे इंजनों से निकले तेल में डूब गए। बाकी लोग दिन में चिलचिलाती धूप से झुलस गए या रात में ठंडे पानी में ठिठुर गए। अगर ये डरावना नहीं था तो सुनो। इस त्रासदी ने सैकड़ों समुद्री जानवरों और टाइगर शार्क्स को आकर्षित किया, जो गिरे हुए सैनिकों पर टूट पड़े। डरावनी बात यह है कि हर हमले के साथ वो और ज्यादा निडर हो गए, यहाँ तक कि बचे हुए लोगों को भी खींचने लगे। उसके बाद यूएसएस इंडियानापोलिस को डूबे हुए कई दिन बीत चुके थे। तुम सोचोगे अब तो कोई मदद आ गई होगी, खास करके तब जब जहाज के डूबने से पहले कई डिस्ट्रेस सिग्नल भेजे गए थे। लेकिन दुख की बात है, जिन 3 स्टेशनों को ये सिग्नल मिले उन्होंने कुछ नहीं किया। एक कमांडर नशे में था, दूसरा ताश खेलने में डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था और तीसरे ने इसे जापानी चाल समझ के खारिज कर दिया। 4 दिन बाद जब एक यूएस नेवल एयरक्राफ्ट ने कुछ थके हुए लोगों को देखा, तब जाकर मदद आई। जब तक रेस्क्यू जहाज प्रशांत महासागर के बीच में पहुंच गए, तब तक 1195 में से सिर्फ 316 लोग बचे थे। टॉर्पीडो से हमला, तेज जलती धूप, हाइपोथर्मिया और हाँ, शार्क्स। मुझे लगता है ये काफी है यूएसएस इंडियानापोलिस को अब तक के सबसे भयानक जहाजी हादसों में से एक बताने के लिए, है ना भाई लोग। अब तो मैं गड्ढे में भी बिना लाइफ जैकेट के कदम नहीं रखूंगा। क्या तुम्हें कोई और जहाजी हादसा पता है जो इस लिस्ट में शामिल होना चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताओ। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।